आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। विपक्ष की में कौन होगा चेहरा, कौन होगा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, और उस कुर्सी की कहानी जो है बड़ी दिलचस्प हो चली है। बसपा के सांसद मलूक नागर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी पहले तो बहन मायावती जी से माफी मांगे, जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में उनके विधायक चुराए, तोड़े, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया, और उसके बाद उनको प्रधानमंत्री पद का चेहरा डिक्लेयर करे। मुमकिन है कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल होने का फैसला कर लें। उनके बगैर आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक सकते, नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते, क्योंकि यूपी की 80 सीटों में से 75 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी अगर इस गठबंधन में बसपा जो है शामिल नहीं होती, मायावती शामिल नहीं होती हैं। अगर खड़गे साहब का नाम जो है एक दलित चेहरे के तौर पर ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जैसे नेता बढ़ा सकते हैं कि इनको उम्मीदवार बना दीजिए, तो फिर मायावती से बड़ा दलित आइकॉन कौन है इस वक्त देश के अंदर? उनके नाम को आगे बढ़ाना चाहिए। ये मलूक नागर उनकी पार्टी के सांसद कह रहे हैं। लेकिन अब ये बात अगर मायावती जी कहती तो फिर बहुत बड़ी बात होती। चलिए, उनकी पार्टी में और किसी को वैसे कुछ कहने का अधिकार होता नहीं है, ना किसी के बयान को कोई आधिकारिक बयान माना जाता है। फिर भी पुराने सांसद हैं मलूक नागर, वरिष्ठ नेता, उन्होंने ये बात कही है तो कुछ तो चर्चा इस पर होगी। हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है कि मलूक नागर का ये बयान तो रणनीतिक बयान है। इसमें मतलब इसको कहते हैं ना कि मायावती ने कहा होगा या बहुजन समाज पार्टी कह रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन रणनीतिक बयान है। रणनीतिक बयान दो तीन वजहों से है। एक तो जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी को दरकिनार किया जा रहा है, और आप अगर ध्यान से देखें तो मायावती जी ने उस दिन जब कहा था कि भाई हमारे खिलाफ ऐसे मत बोलो, जब खबर आई कि उस बैठक में रामगोपाल यादव ने कुछ बोल दिया, शिवपाल जी ने कुछ बोल दिया कि नहीं अगर आप बसपा के साथ जाएंगे तो फिर हमको छोड़ना होगा, तो उन्होंने कहा कि सबको ये सोचना चाहिए किसी को किसी की जरूरत पड़ सकती है। अब जो मलूक नागर कह रहे हैं, अगर उसकी गंभीरता को समझें या राजनीतिक उसके जो कहते हैं ना कि कैलकुलेशन के लिहाज से देखें, तो ये बात तो सच है कि अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी 71 + 2 73 जीत चुकी है। ये तो सामने है। वॉकओवर जैसा मानते हैं आप? वॉकओवर जैसा है। अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं आएगी तो उत्तर प्रदेश में तो पूरी तरह से वॉकओवर है, और देश के दूसरे हिस्सों में भी। देखिए, कोई कुछ भी कहे, मल्लिकार्जुन खड़गे की छवि कर्नाटक से बाहर नेता की नहीं है। बहुत कोशिश करके भी वो नहीं है दिखा पाए। राजस्थान में कांग्रेस के पक्ष में वो अनुसूचित जाति के लोगों का मत नहीं जुटा पाए। अगर वो जुटा पाते, 2-2.5% और ले आते, तो भारतीय जनता पार्टी बराबर हो जाती। तो मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती अगर इस गठजोड़ का हिस्सा होती हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात होगी, परेशानी बढ़ सकती है, लेकिन अगर होंगी तब। तो मतलब आपको उनकी इस बयान का हिस्सा तो गंभीर लगता है, और ये सत्य भी लगता है कि अगर वो शामिल नहीं है गठबंधन में तो बीजेपी को रोक पाना बहुत नामुमकिन जैसी बात है, असंभव है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सचमुच आज 75। देखिए, खबर तो ये इंडिया गठबंधन से खबर बैठक से निकल करके ये आई थी कि सपा ने, समाजवादी पार्टी ने इस बात पर एतराज किया था कि भाई कांग्रेस पार्टी और बसपा की बातों की बहुत चर्चा चल रही है कि ये लोग आपस में कुछ डील कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अगर बसपा आएगी तो हम निकल आएंगे गठबंधन से। समाजवादी पार्टी ने वीटो कर दिया था। लेकिन मलूक नागर कह रहे हैं कांग्रेस पहले माफी मांगे बसपा से। मतलब ये कांग्रेस और बसपा की जो नजदीकी की खबर थी, मतलब गलत थी क्या, या कुछ चल रहा है उनके बीच में? मुझे तो ये लगता है कि जितनी ज़रूरत जो है वो इस गठबंधन को बीएसपी की है, उतनी ज़रूरत बीएसपी को भी इस गठबंधन की है। अकेले चुनाव लड़े तो हालत जो पहले हुई थी वही हालत ही इसमें होगी, और मुझे नहीं लगता कि कोई सीटें जीत भी पाएंगे। तो ऐसे में इस तरह के बयान जो मलूक नागर के हैं ये कोई मायने नहीं रखते। क्या मायावती ऐसा कहेंगी कि अच्छा जी है, मेरे को प्रधानमंत्री जो डिक्लेयर करें? वैसे गठबंधन की राजनीति ऐसी है कि ये तो कोई कहता नहीं, ये तो किसी कहलवाया ही जाता है। देखिए, वैसे तो गठबंधन की राजनीति ऐसी है कि कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो हमने पहले वैकेंसी तो हो, पहले वैकेंसी बनाने की बात है। मैं वहीं पे आ रहा था कि पहले जीत लो, उसके बाद तय कर लेना कौन प्रधानमंत्री बनेगा। पहले सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि बीजेपी को रोक पाएंगे कि नहीं रोक पाएंगे। जो अभी तक हालत है, ऐसे में तो लगता नहीं। देखिए, बीजेपी तो 400 का फिगर देख रही है, उसको ये तो पता ही है कि 272 उसको मिल जाने। वो तो आगे का देख रहे हैं कि अच्छा कितने और क्या हम रिकॉर्ड बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। तो ऐसे में ये सब व्यूअर लोग जो है वीडियो बना के रखते हैं छोटे छोटे। कोई राहुल जी आज बोले थे कि 272 तो मिल नहीं है, पिछली बार भी बताया, इन्होंने कहा वॉकओवर है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो गणित है, तो वीडियो बना वायरल करेंगे बाद में, 36 सीटों का वायरल करेंगे वो बाद में मई में। नहीं, अगर वायरल करने वाला है तो आप लोग ये वायरल कीजिए ना कि सत्यनारायण जी से लेकर संजय राउत जी जो बोल रहे हैं, उसके बाद क्या आपको कोई भ्रम है क्या? सत्यनारायण नहीं, पूरा नाम बताइए। सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा। सत्यनारायण गंगाराम जी से लेकर संजय राउत ने जो कहा, उसके बाद कोई वो जितना वो कह रहे हैं, क्या उसके बाद सचमुच इस देश में कोई भ्रम रहना चाहिए क्या? और ये मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, इसमें कोई हंसी मजाक नहीं, क्योंकि वो लोग भी पूरी गंभीरता से कह रहे हैं।
वो बार बार ये कह रहे हैं कि राम मंदिर भावनाओं में बहकाने के लिए हो रहा है, भावनाएं भड़का कर राजनीति हो रही। अब जो लोग इतने दिनों से, इतने वर्षों से देख रहे हैं, जिनकी पीढ़ियां, कम से कम 2 से 3 पीढ़ियां तो इस आंदोलन में कई परिवारों की निकली होंगी, तो उनको तो ये दिख रहा है ना। मैं ये बोलना चाहता हूं, देखिए ये जो बात हो रही है, ये साफ है कि विपक्ष को राम मंदिर के पूरे कार्यक्रम से डर लग रहा है, चाहे भी जो भी बात है, क्योंकि जिस तरह का माहौल उसके बाद चुनाव में बनेगा उससे उनको डर लगना भी चाहिए। जिससे और दूसरा, मैं इसमें कोई गलत नहीं मानता अगर बीजेपी इसमें जो है राजनीतिक जो है वो वहां से हम लोग बात करके निकला, हम लोग मायावती की बात कर रहे थे। कारण इसका बता देता हूं, ऐसा नहीं है कि आपने बांग्लादेश का जब आजाद करवाया था तो इंदिरा गांधी ने उसका मतलब श्रेय नहीं लिया था जी, तब भी आपने उसका श्रेय लिया था, उसका फायदा आपको राजनीति में हुआ था। यूपी जैसे राज्य में लेकिन बीजेपी को कम करने के लिए या रोकने के लिए मायावती साथ आती हैं तो आप एक मजबूत चैलेंज दे पाने की स्थिति में हैं, वरना वो चुनौती जो है कोई मायने नहीं रखती बीजेपी के सामने, ये कहना चाह रहे हैं हमारे मेहमान। अब भारतीय जनता पार्टी कहां नजर गड़ाए हुए है? उन राज्यों में नहीं, यूपी में, उत्तर भारत के उन राज्यों में नहीं जहां उसकी स्थिति मजबूत है। वो इस वक्त ताकत लगा रही है उन राज्यों में जहां वो बढ़ सकती है। वो बात कर रही है तेलंगाना की, वो देख रही है उड़ीसा की तरफ, वो देख रही है बंगाल की तरफ। यहां हम लोगों को 10-18 सीटें मिल गई थी, इस बार और कितनी बढ़ा सकते हैं इसके बारे में सोचें। और उन राज्यों की तरफ भी जहां पर अभी तक एक भी सीट बीजेपी नहीं निकाल पाई है, लेकिन इस बार सारी सीटों पर लड़ेगी, और सीट नहीं भी निकलेगी तो वोट पड़ेगा। देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे हमारे मेहमानों ने कहा कि उनको ये लगता है कि भाई बीजेपी के लिए 272 का यानी लोकसभा में मेजोरिटी का आंकड़ा छूना जो है वो ऐसी कोई बात नहीं, विपक्ष भी मानता होगा कि ये लोग इतना तो ये लोग ले ही आ रहे हैं इस बार। लेकिन भाजपा के लिए साइकोलॉजिकली जो मैटर करता है नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि वो अपने आप को वो चुनौती देते हैं जिसके बारे में कोई दूसरा जो है हम लोगों को भी शायद लगे कि ये इम्पॉसिबल है, कि इस भारत में आज के दौर की राजनीति में कोई नेता अपने दम पर देश का 50% वोट ले आए पूरे भारत में। अभी कब हुआ होगा भी जानकार हमारे साथ हैं, आपको बता देंगे। 50% वोट इन इंडिया, नरेंद्र मोदी वो टारगेट कर रहे हैं, मुझे पूरे भारत में 50% वोट चाहिए। उलाहना देते ना क्योंकि लोग उनको भी कि भाई तो 38% वोट पर जीत आया, 62% जनता ने तो आपके खिलाफ वोट किया था। वो चाहते हैं कि भाई मैं बताऊं कि अभी आधा हिंदुस्तान का वोट जो है मुझे मिलता है कम से कम। उस स्थिति के लिए उनको तमिलनाडु भी चाहिए, उनको केरल भी चाहिए, उनको तेलंगाना भी चाहिए, आंध्रा भी चाहिए। जहां सीट नहीं निकलेगी तो वोट निकलेगा। जैसे अभी के लक्ष्मण जो बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, सांसद भी हैं, उनकी बात आप जरा सुनिए। नए साल में प्रधानमंत्री जाएंगे तमिलनाडु और केरल, और अमित शाह बंगाल से निकल करके आज पहुंच चुके हैं तेलंगाना में। 5 राज्यों में जो पार्टी अकेली जीती वो बीजेपी है। तीनों राज्यों में हम शासन में आए, सत्ता में आए, और तेलंगाना में हमारा बढ़ोतरी हो गया। मेघालय में 1 एमएलए था, 2 विधायक बन गए। तेलंगाना में 7% वोट था, 14% आ गए। 1 विधायक था, 8 विधायक थे। दोनों मुख्यमंत्री दावेदार को हराया सो बीजेपी है। आज कांग्रेस को तेलंगाना में फायदा हुआ मगर जीता नहीं। हारे सो पार्टी आज बीआरएस केसीआर पार्टी। वास्तव में असली पार्टी जो जीता मतलब बीजेपी है। 100% हमारा वोट बढ़ोतरी हो गया। तो अब दक्षिण की ओर भारतीय जनता पार्टी की निगाहें हैं कि यहां से सीट भी निकालनी है और हमें वोट भी निकालना। मैं जो बात कह रहा था कि 50% वोट की ओर जो है नजर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और उसमें दक्षिण का भी योगदान होगा जरूर, ऐसा उनको लगता है। जी रावली, देखिए जैसे आपने बात की कब हुआ था, जब 1984 के चुनाव जो थे उसमें 404 सीटें कांग्रेस को, इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद, तुरंत बाद में जब राजीव गांधी थे, उसमें 49.10% वोट शेयर था कांग्रेस का। दिस इज हाईएस्ट एवर। ना तो जवाहरलाल नेहरू ने कभी ऐसा वोट शेयर देखा है, ना इंदिरा गांधी ने कभी ऐसा। 49.1, 49.1% वोट हिंदुस्तान में किसी भी पार्टी को या नेता को हाईएस्ट परसेंटेज वोट मिला है। 50% किसी को नहीं मिला। नरेंद्र मोदी 50% वोट चाहते हैं। ऐसे में ये बात जब कैलकुलेशन हम करते हैं, सीटों की कैलकुलेशन करते हैं, कहां से कौन सी सीटें बीजेपी को मिलेगी, तो उस कैलकुलेशन में ये बात आती है कि बीजेपी को अगर 400 का आंकड़ा छूना है या पार करना है तो उसको जो ये राज्य हैं तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्रा, यहाँ पे 10-10 सीटें चाहिए। ये एक कैलकुलेशन है। और
अगर 10-10 नहीं भी तो आती इसमें है केरल और तमिलनाडु तो फिर मैं ये कह रहा हूं अगर 10-10 नहीं भी आती नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मैं कह रहा हूं 10-10 नहीं भी आती है सीटें, तो वहां पे उनको ये सीटें बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, जो अभी बिल्कुल नहीं, जैसे केरल में नहीं है, जैसे तमिलनाडु में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे सीटें बढ़ाने की, और तेलंगाना में उनको सीटें, और क्योंकि अभी जो हमने विधानसभा चुनाव देखे हैं उसमें 8 सीटें उन्होंने पाई, 1 से 8 पहुंच गए, तो वहां पे उनका वोट शेयर भी डबल हो गया। वोट तो वहां पे- बढ़ेगा ही कम से मैं ये कम। कह रहा हूं वहां पे बढ़ाने की जरूरत है। देखिए अगर 400 का आंकड़ा पार करना है तो ये बहुत जरूरी है। उड़ीसा जैसे राज्य में, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में, यहाँ पे कैलकुलेशन बकायदा सीटों के हिसाब से कितनी सीटें बढ़ानी पड़ेंगी, तो ये कैलकुलेशन तब तक पूरा नहीं हो सकता। 400 का जो आंकड़ा है, 400 को पार करने का आंकड़ा है, तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि दक्षिण राज्यों में, खासतौर तेलंगाना और बाकी राज्यों में, तेलंगाना में तो होना ही चाहिए, और बाकी राज्यों में बीजेपी जो है, चलिए मैं सीटें 400 अपनी सीट की नहीं बात करता अभी, लेकिन 50% वोट आपको लगता है मुमकिन है? मुझे लग रहा है 50% बहुत मुमकिन है, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो 37% का वोट बैंक है 2019 का, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 13% का वोट बैंक बढ़ाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है ये फिलहाल बहुत मुश्किल है। गठबंधन के साथ ये हो सकता है कि एनडीए 50% का वोट बैंक ले जाए। एनडीए का कितना 2019 में? 43% है, मिला के 43% है। मुझे लगता है 60% बढ़ा के एनडीए 50% के वोट बैंक पे जा सकता है। और कांग्रेस का मुझे लग रहा है कि जो 1984 का जो वोट बैंक था, उसे काउंट इसलिए भी नहीं करना चाहिए कि उस समय आडवाणी कहा था कि ये लोकसभा का वोट प्रतिशत नहीं है, तो शोक सभा का वोट है उस समय। तो बेसिकली वो इंदिरा गांधी की हत्या के कारण जो एक इमोशनल सपोर्ट था कांग्रेस को कर इतना वोट बैंक मिला था, तो वो पार्टी के प्रदर्शन का नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वोट बैंक ले रहे हैं वो पार्टी के प्रदर्शन के आधार पर तय कर रहे हैं और अचीव करते जा रहे हैं। 2014 में उनको जो वोट मिला था, उसके बाद 2019 में मिला, और 2024 के लिए जो उन्होंने टारगेट सेट किया है वो अपने पार्टी के प्रदर्शन के आधार पर मांग रहे हैं। मुझे लग रहा है 50% पहुंचना बहुत डिफिकल्ट है फिलहाल, लेकिन हाँ ये तय है कि एनडीए गठबंधन 50% वोट पर चला जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में जब एनडीए बोलते हैं तो आप किसको गिनते हैं बीजेपी के अलावा? नहीं, बीजेपी के अलावा अभी एकनाथ शिंदे उसके अंदर शामिल है, उसके अंदर अभी अजित पवार उसके अंदर शामिल है, साउथ की कई छोटी छोटी पार्टियां उसके अंदर शामिल है। मुझे लग रहा है आने वाले दिन में 2-3 और अब जेडीएस शामिल हो गया उसके अंदर, कर्नाटका से शामिल हो चुका है। नॉर्थ पूर्वोत्तर के सारे छोटे दल जो है वो लगभग बीजेपी के साथ एनडीए के अंदर शामिल है। तो आज 36 पार्टियों ने अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए की गठबंधन की बैठक अटेंड की थी, तो ये 36 दलों का अगर आप वोट बैंक मिला लोगे भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो मुझे लग रहा है ये 50% आराम से टच होगा। इंडिया का 50% होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 13% वोट बढ़ा लेंगी। मुझे इसकी संभावना फिलहाल कम लग रही है। हमने चर्चा बहुत बार की है साउथ में बीजेपी को कब सीटें मिलने की उम्मीद है, कितनी मिलने की उम्मीद है। वोट की बात मैं आज ज्यादा करना चाहता हूं हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है देखिए, अगर पूरे देश की बात करेंगे तो 2024 में भी 50% मतों का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का पूरा होता नहीं दिखता है। उसकी बड़ी वजह है केरल, उसकी बड़ी वजह है तमिलनाडु, उसकी बड़ी वजह है आंध्र प्रदेश। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया जिसको हम कहते हैं कि एक बार जब आप दौड़ शुरू करते हैं तो शुरुआती बढ़त आपने ले ली, यानी फाउंडेशन बड़ी स्ट्रांग हो गई। 13.88% बहुत होता है। लेकिन अगर कहें कि जो जीत हासिल होगी, जैसे हम अभी चर्चा करते हैं तो हम बताते हैं कि 224 सीटें हैं जो भाजपा 303 जीती, जिसमें उसके सांसद 50% से अधिक मत लेकर जीतते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि 12 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की ओर पहुंचती है तो उसको 50% के आसपास या उससे अधिक मत मिलते हैं। जैसे हम ये बात करते हैं कि गुजरात में 60% से अधिक मत भारतीय जनता पार्टी हासिल कर लेती है। जैसे हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में 48% से अधिक मत भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर हासिल कर लेती है। अब जब ये सारे आंकड़े आते हैं तो इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि जो 543 में से करीब 300 सीटें हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी 50% से अधिक के अपने लक्ष्य को प्राप्त करती दिख रही है। मतलब एक तरह से कहें कि वो नजदीक पहुंच रही। अब जो बची 243 सीटें हैं, उसमें 100 सीटें ऐसी हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी 10% से भी कम मत हासिल करती है और 143 सीटों पर उसका मुकाबला बहुत जबरदस्त होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि ओवरऑल वो 50% प्लस जाएगी, लेकिन जो बड़ा आंकड़ा होगा, बड़ा हिस्सा होगा, जिसको बार बार लोग कह देते हैं कि 37% भाजपा का, बाकी बचा हुआ किसी और का, जबकि वो एनडीए का हिस्सा भी नहीं जोड़ते हैं, टीवी की बहस में हो जाता है। तो देश में जब भी कोई बात करेगा तो शायद वो वाला जो एक कहें कि भ्रम है, जो मिथ है, वो अमित शाह तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि 50% मत पाकर हमारे सांसद पहुंचते हैं। कुछ जगहों पर उसका अपवाद है, बाकी जो दूसरे सांसद जीते होंगे उनकी एक अलग स्थिति हो सकती है। वैसे आप और बिल्कुल स्क्रीन करते जाएंगे तो कुल ये 3 राज्य ऐसे दिखाई देते हैं, तमिलनाडु, आंध्रा और केरल।
इन 3 राज्यों में जो है बीजेपी की जमीन नहीं है, ये बात साफ है। काम बहुत बरसों से वहां पर चल रहा है। केरल में तो बहुत ज्यादा काम चलता है बीजेपी का, लेकिन उसके आरएसएस का भी, लेकिन उसके बावजूद वो इलेक्टोरल गेन्स जो है वो नहीं मिलते। अब समय 16 कम रह राज्यों गया। में तो 50% का टारगेट अचीव कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। 2019 में 16 राज्यों में 50% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल चुका है। एक खबर की मैं आज जरूर बात करना चाहता हूं, सोशल मीडिया पर ये बड़ा ट्रेंड कर रहा है और इसके बारे में देश को पता होना चाहिए। माओ से तुंग, अंग्रेजी में माओ जेडोंग हम कहते हैं, चीन, ये जो मॉडर्न चीन है इसके संस्थापक, कम्युनिस्ट नेता, कम्युनिस्ट आइकन, कम्युनिस्ट लीनिएज के अंदर कार्ल मार्क्स जो कि संस्थापक थे, उनके बाद लेनिन, स्टालिन और उनके समकक्ष माओ जेडोंग। इनको भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM जो चुनाव लड़ती है बंगाल में, त्रिपुरा में, अलग अलग राज्यों में, केरल में, ये इनको श्रद्धांजलि दे रही है। तो बड़े इंटरेस्टिंग जो है रिएक्शंस आए इसके ऊपर कि भारत की एक लोकतांत्रिक पार्टी उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि दे रही है और उसकी तारीफों के पुल बांध रही है जिसने 4 करोड़ लोगों को मारा। फिर से सुनिए, 4 करोड़ लोगों की हत्या का जिम्मेदार एक व्यक्ति माओ जेडोंग, उसके कसीदे पढ़ रही है भारत की एक कम्युनिस्ट पार्टी और चीन के कसीदे पढ़ रही है। तो आज की भारत की नब्ज से वो कितना दूर हो गई होगी, सोचिए। और ये वो है जो भारत के राज्यों में, 2 राज्यों में तो 3 राज्यों में कम से कम जिसने राज किया है, त्रिपुरा, बंगाल और केरल। एक छोटा कमेंट। नहीं, मुझे लगता है कि ये इस देश की विडंबना है और कई बार हम लोग चर्चा करते हैं। एक लाइन में आप सोचिए कि जिस भारत ने रक्तपात को कभी किसी भी वक्त, किसी भी कालखंड में उसको नहीं ठीक माना, जहां पर कहा ही जाता है कि हमारा अहिंसा का सिद्धांत है, सनातन का मतलब वही है, और आज अगर हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं तो वो तो उनका पूरा सिद्धांत ही अहिंसा पर टिका हुआ है। वहां अगर कुछ लोग ऐसे हत्यारों के समर्थन में सार्वजनिक तौर पर बात कर रहे हैं, वो इस देश के चुनाव आयोग में पंजीकृत दल हैं, राजनीतिक दल हैं, तो इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। हालांकि लोकतंत्र ने उन सबको राइट टाइम कर दिया है। आज वक्त इतना ही था, तो बहुत शुक्रिया राहुल जी। कोई मैं बस एक ऐड चीज करना, बोलना बहुत चाहता शॉर्ट हूं। प्लीज। ये सबको मालूम है कि माओ ने इस तरह से किया, लेकिन ये आप जब चीन जाते हैं और आप वहाँ की बड़े जो शहर हैं, जो कैपिटल है और बाकी, वहाँ पे आपको चिड़िया नहीं दिखती है। उसका कारण था, माओ ने एक 4 पेस्ट कैंपेन चलाया था जिसमें सारी चिड़िया, रोडेंट सबको मार दिया गया था। तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत दिशा में आप जा रहे हैं। शुक्रिया राहुल जी, समीर जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद।